हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नंबर 4 यूनिट फर्स्ट, इकोलॉजी ऑफ इंसेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा टॉपिक दिया हुआ है एबायोटिक फैक्टर्स, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किस तरह से इंसेक्ट की लाइफ को। वो 3 तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं: फिजिकल फैक्टर्स, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स एंड होस्ट एसोसिएटेड फैक्टर्स, जिसमें इंपॉर्टेंट हमारे फिजिकल फैक्टर्स हैं। फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन आ जाएंगे अपने: टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जिसको हम मॉइस्चर भी बोल सकते हैं, लाइट, विंड या फिर एयर करंट्स, वाटर करंट्स एंड वेदर। न्यूट्रिशनल फैक्टर में आ जाएगा हमारा फूड, एंड होस्ट एसोसिएटेड फैक्टर्स में हम आगे पढ़ेंगे। हमारे फिजिकल फैक्टर्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स का जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड डायपॉज। हाइबरनेशन हमारा ठंड के टाइम पे होता है, जिसमें हमारे जो इंसेक्ट हैं वो ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से अपनी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक देते हैं, या फिर उनका परमानेंटली डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाता है। ये सर्दियों के टाइम पे होता है, लाइक बियर्स वगैरह होते हैं वो छुप जाते हैं ज़्यादा ठंड पड़ने पे। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन हमारा गर्मी के टाइम पे होता है, सेम प्रोसेस है, बट ज़्यादा टेम्परेचर या ज़्यादा हीट पड़ने की वजह से ऐसा इंसेक्ट करते हैं। डाइपॉज ये मोस्टली या तो टेम्परेचर या फिर लाइट की वजह से होता है। इसमें भी सेम चीज़ रहेगी हमारी कि उनका टेम्परेरीली डेवलपमेंट अरेस्ट या फिर स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, सबसे पहला फैक्टर है हमारा फिजिकल फैक्टर्स में टेम्परेचर। तो इंसेक्ट हमारे कोल्ड ब्लडेड हैं एंड वो अपना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कोल्ड ब्लडेड नहीं है, हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, तो हम किसी भी टेम्परेचर में अडॉप्ट कर सकते हैं। कोई भी टेम्परेचर चेंज हो जाए उसमें हम रह सकते हैं, बट ऐसा इंसेक्ट के अंदर नहीं होता है। इंसेक्ट का बॉडी टेम्परेचर डिपेंड रहता है हमेशा इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे। ओके, अब ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए इंसेक्ट के लिए? तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर जिसपे इंसेक्ट सरवाइव कर सके, अपनी लाइफ को रह सके, और साथ में जितनी भी उसकी मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं नॉर्मली उनको कर सके। उस टेम्परेचर को हम उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपर लीथल टेम्परेचर, या फिर अपर लीथल लिमिट बोल सकते हैं इंसेक्ट के लिए। वो रहती है 40 से 50 डिग्री सेल्सियस की, यानी कि ये एक ऐसा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है जिसपे इंसेक्ट की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ना तो वो ग्रोथ करेगा, ना रिप्रोडक्शन करेगा, ना ही डेवलपमेंट, और ना ही सरवाइव कर पाएगा। अगर 50 डिग्री से ऊपर सेल्सियस डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसकी मोर्टेलिटी यानी कि डेथ हो सकती है। बट कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कि 60 डिग्री सेल्सियस तक पे भी सरवाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टोर्ड प्रोडक्ट्स इंसेक्ट, जो भी हम लाइक दाल वगैरह रखते हैं, तो दाल में जो भी इंसेक्ट वगैरह पाए जाते हैं वो स्टोर्ड कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं अपनी लाइफ को। नेक्स्ट है लोअर लेदर लिमिट। लोअर लेदर लिमिट भी एक्सट्रीम ठंड पड़ने के कारण होती है। इसमें क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा हमारा लेदर लिमिट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि बोल सकते हो आप 0 डिग्री सेल्सियस या फिर -5 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर इंसेक्ट रह रहा है तो वो अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकता है। उसका डेवलपमेंट, ग्रोथ वहीं रुक जाएगी और उसकी मॉर्टेलिटी हो जाएगी, यानी कि डेथ हो जाएगी। अगर कोई इंसेक्ट हमारा विंटर में रह रहा है, लाइक ठंडे मौसम में रह रहा है, तो ठंडे मौसम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा, कम रहेगा, जिसकी वजह से उसको अपनी लाइफ स्टेजेस कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा दिन लगेंगे, लाइक ज़्यादा टाइम लगेगा। लार्वल स्टेजेस या पुपल स्टेजेस को आगे और ज़्यादा डेवलप होने के लिए बहुत ज़्यादा दिन लग जाएंगे। और ऐसी ठंड वाली कंडीशन में हाइबरनेशन शो करते हैं, यानी कि या तो सो जाते हैं या फिर वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं विंटर्स में। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको हाइबरनेशन क्या होता है। तो या तो अपनी जो भी डेवलपमेंटल ग्रोथ होती है उसको अरेस्ट कर लेते हैं टेम्परेरीली, मतलब कुछ टाइम के लिए वो अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको करना बंद कर देते हैं, ताकि उनकी जो एनर्जी है वो डिप्लीट ना हो जाए, एनर्जी खर्च ना हो, एनर्जी बची रहे। ठीक है, और अपने आप को वो सरवाइव कर पाए उस चेंज होते हुए एनवायरनमेंट में। ऐसे ही समर इंसेक्ट होते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर पड़ने की वजह से, ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से क्या होगा कि जो लार्वल स्टेजेस हैं या फिर जो पुपल स्टेजेस हैं वो टाइम बहुत कम लेती हैं डेवलपमेंट करने के लिए। अपना जो लाइफ साइकिल है उसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगी। और
अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर हाई हो जाता है यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो ऐसी कंडीशन में वो एस्टिवेशन शो करती हैं। एस्टिवेशन का मतलब है सेम सो जाना, और सोते क्यों है वो, ज़्यादा गर्मी को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उनकी बॉडी हो सकता है डिहाइड्रेट हो जाए, उनमें से जो मॉइस्चर है या ह्यूमिडिटी का कंटेंट है वो कम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद तो ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन क्या कंडीशंस हैं, ये इंसेक्ट के थ्रू शो होती हैं। एस्टिवेशन हमारा समर में शो होगा इंसेक्ट के थ्रू, एंड हाइबरनेशन कोल्ड टाइम पे लाइक विंटर्स में। तो इस दौरान होता क्या है, उनकी जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करते हैं या फिर डेवलपमेंट जो हो रहा है वो टेम्परेरीली अरेस्ट हो जाता है, मीन्स रुक जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस में एस्टिवेशन शो होगा और किस में हाइबरनेशन शो होगा। तो एग्स, अगर एग्स की बात करें तो एग्स हमारे एस्टिवेशन शो करते हैं समर के टाइम पे, और लार्वा एंड प्यूपा हमारे हाइबरनेशन शो करते हैं विंटर्स के टाइम पे। अब बात करते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इंसेक्ट की लाइफ पे। तो सबसे पहला है इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देन इफेक्ट ऑफ फ्लैक्चुएटिंग टेम्परेचर एंड टेम्परेचर एंड फेकंडिटी। पहले हम इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, जिसमें कि इंसेक्ट को किस तरीके से विंटर में सरवाइव करना है, किस तरीके से रहना है, तो उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो अगर विंटर में उनको सरवाइव करना होगा तो वो या तो माइग्रेट कर लेंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी मोनार्क बटरफ्लाइज, वो हमेशा माइग्रेट करती रहती हैं अगर बहुत ज़्यादा उनको ऐसा फील हो रहा है लाइक विंटर्स बहुत ज़्यादा हैं तो। दूसरा उनके पास चॉइस है कोल्ड हार्डीनेस का। कोल्ड हार्डीनेस क्या है, शीत सहनशीलता, यानी कि वो ठंड को सहन करने की उनके अंदर क्षमता रहती है, एबिलिटी होती है इंसेक्ट के अंदर कि वो लोअर टेम्परेचर में भी वहीं उसी जगह पे रहें। तो वो दो चीज़ों को यूज़ करके उसी ठंडे क्लाइमेट में रह सकती हैं। पहला है हमारा फ्रीज अवॉइडेंस एंड दूसरा है फ्रीज टॉलरेंस। फ्रीज अवॉइडेंस में क्या करेंगी, ठंड से बचने के लिए कुछ करते हैं वो इंसेक्ट, जैसे अपनी बॉडी के फ्लूइड्स को लिक्विडी फॉर्म में ही रखते हैं वो, जिससे कि वो ठंड से बच सकते हैं, या फिर वो हाइबरनेशन कर सकते हैं। हाइबरनेशन का मतलब है वो ठंड में सो जाते हैं या अपने आप को कहीं छुपा लेते हैं ताकि उनको अपनी एनर्जी खर्च ना करनी पड़े सिंपली। या फिर उनकी जो स्किन है वो वैक्स कॉटेड होती है। ठीक है, तो वैक्स की बनी हुई लाइक मोम की बनी हुई उनकी स्किन रहती है, तो उससे उनको ठंड से बचने में आसानी रहती है। दूसरा है हमारा फ्रीज टॉलरेंस। फ्रीज टॉलरेंस में क्या रहेगा, सहन कर सकते हैं वो ठंड को। किस तरीके से सहन कर सकते हैं वो ठंड को, अपने अंदर कुछ आइस न्यूक्लिएटेड प्रोटीन्स का सिंथेसिस करके। आइस न्यूक्लिएटेड प्रोटीन्स उनको क्या हेल्प करते हैं, जो भी उनके टिश्यूज में आइस का फॉर्मेशन होगा वो उसको रोकेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, जिससे कि उनको ठंड को सहन करने में आसानी रहेगी। नाउ अब हम बात करते हैं दूसरा वाला हमारा, क्या था हमारा दूसरा, इफेक्ट ऑफ फ्लैक्चुएटिंग टेम्परेचर, यानी कि तापमान में उतार या चढ़ाव, यानी कि डिफरेंट टाइप के चेंजेस आते रहते हैं, टेम्परेचर हमेशा चेंज होता रहता है। तो उस टाइम पे इंसेक्ट की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सिंपली इंसेक्ट हमारे कोल्ड ब्लडेड हैं, अगर टेम्परेचर में उतार चढ़ाव आएंगे, चेंजेस होंगे, तो ऐसे ही कंडीशन में इंसेक्ट रेगुलेट तो कर नहीं सकते अपने बॉडी के टेम्परेचर को। तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनकी डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, उनके बिहेवियरल सर्वाइवल पे इफेक्ट पड़ता है, एंड उनके रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। और अगर ज़्यादा ही एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में उनकी डेथ या फिर मॉर्टेलिटी भी हो सकती है, और मे भी ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से या ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से एनर्जी डिप्लीट भी हो सकती है, एनर्जी कम भी हो सकती है। ओके, उसके बाद हमारा आता है टेम्परेचर एंड फेकंडिटी। फेकंडिटी का सिंपली मीनिंग होता है वो प्रोसेस जिसके थ्रू इंसेक्ट अंडे देते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लेइंग एग इज कॉल्ड फेकंडिटी। अब फेकंडिटी का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हमेशा कब रहेगा, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ेंगी, समर के सीजन में अंडे देंगे, तो फेकंडिटी हमेशा मैक्सिमम रहेगी हाई टेम्परेचर पे। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम मॉडरेट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, और लो टेम्परेचर में फेकंडिटी अपने आप ही कम हो जाती है। ओके, सो दूसरा हमारा फैक्टर आता है ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। तो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर भी इफेक्ट डालते हैं इंसेक्ट की डेवलपमेंट या सर्वाइवल में। किस तरीके से डालते हैं, देखिए, सबसे पहले इंसेक्ट का 50 से 90% वेट
इंसेक्ट का वाटर की वजह से रहता है, यानी कि वाटर प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी में। अब मॉइस्चर उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों रिक्वायर्ड है? मॉइस्चर का काम होता है उनकी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एंड जितने भी सॉल्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं इंसेक्ट, उसमें मॉइस्चर हेल्प करता है उनकी। और मॉइस्चर अगर लॉस हो गया तो उनकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो बंद हो जाएंगे। तो इस हमारे वाटर लॉस को रोकने के लिए उनकी क्यूटिकल यानी कि इंसेक्ट की जो स्किन प्रेजेंट रहती है उसमें वैक्स की लेयर प्रेजेंट है, मोम की लेयर होती है जो कि उस पानी को, उस वाटर को लॉस होने से रोकती है। अब अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो उसको हम मॉइस्चर स्कार्सिटी बोलेंगे, और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा तो उसको हम एक्सेसिव मॉइस्चर बोल सकते हैं। मॉइस्चर स्कार्सिटी में क्या होगा, अगर मॉइस्चर की कमी हो गई तो ऐसी कंडीशन में या तो इंसेक्ट मर सकता है, या फिर ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से मॉइस्चर की स्कार्सिटी होगी तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, उसको पानी की कमी हो सकती है बॉडी में। नेक्स्ट हमारा एक्सेसिव मॉइस्चर, यानी कि अगर बॉडी में, इंसेक्ट की बॉडी में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से जो पैथोजेंस हैं या फिर पैरासाइट्स हैं या पैरासाइटॉइड्स हैं वो उस इंसेक्ट को अटैक कर सकते हैं, उसकी बॉडी पे रह सकते हैं, जिसकी वजह से उसको नुकसान हो सकता है, हार्म पहुंच सकता है, इवन डिसीजेस भी हो सकती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से उसका जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो अफेक्ट हो जाएगा या एक्टिविटीज अफेक्ट हो जाएंगी। अब मॉइस्चर का इफेक्ट क्या पड़ता है उसकी फेकंडिटी पे। फेकंडिटी में पहले से ही बता चुकी हूँ, एबिलिटी ऑफ लेइंग एग्स बाय द इंसेक्ट इज कॉल्ड फेकंडिटी। तो अगर मॉइस्चर का कंटेंट जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ पे रेट ऑफ ओविपोजिशन यानी कि अंडे देने की जो क्षमता है या एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, और अंडे बहुत आराम से दे सकते हैं इंसेक्ट अगर ह्यूमिडिटी उस एरिया पे ज़्यादा है तो। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज कहाँ पे अंडे ज़्यादा देते हैं, जहाँ पे ह्यूमिडिटी यानी कि यहाँ पे पानी, मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए आपको मना किया जाता है कि पानी को स्टोर करके ना रखें, या फिर ज़्यादा दिन तक पानी को किसी बर्तन में ना रखें, या रख रहे हैं तो ढक के रखें। अब बात करते हैं मॉइस्चर का इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे इंसेक्ट के कलर्स पे। तो दो तरह के कलर्स होते हैं इंसेक्ट में, या तो डार्क कलर के इंसेक्ट प्रेजेंट रहते हैं या फिर लाइट कलर के इंसेक्ट प्रेजेंट रहते हैं। डार्क कलर के इंसेक्ट हमेशा रहेंगे ठंडे एरियाज में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहेगा तो ऐसे में क्या रहेगा, उनकी बॉडी डार्क कलर की है तो बॉडी डार्क कलर की होने की वजह से सनलाइट वो इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे डार्क कलर के थ्रू। एंड जैसे ही सनलाइट वो ऑब्जर्व कर लेंगे, सॉरी एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो उनका टेम्परेचर बॉडी का इजीली ग्रो कर जाएगा, बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उनको ठंडे एरियाज में रहने में आसानी रहेगी। और इंसेक्ट को आराम से हेल्प भी कर सकता है डार्क कलर उनके एक्सेसिव मॉइस्चर को लॉस करने में, वहां से हटाने में, जिससे कि उनको ज़्यादा ठंड ना लगे बॉडी में। ओके, अब बात करते हैं लाइट कलर इंसेक्ट की। लाइट कलर इंसेक्ट हमेशा वार्म एरियाज में यानी कि जहाँ पे गर्मी पड़ती है, गर्म एरियाज में लाइक डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। तो इसका हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं यहाँ पे कि लाइट कलर उनको हेल्प करता है सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से उनका जो एवोपरेशन है, एक्सेसिव एवोपरेशन है यानी कि वाटर का लॉस होना है, वो बच जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम ऑफ मॉइस्चर कंडीशंस, यानी कि बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में मॉइस्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या मॉइस्चर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम गर्मियों में बात करें तो इंसेक्ट हमेशा डाइपॉज या फिर एस्टिवेशन कंडीशंस को शो करते हैं, जो कि उनकी रेस्टिंग स्टेजेस हैं, यानी कि उस टाइम पे वो अपना खाना पीना बंद कर देंगे या फिर अपनी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली अरेस्ट कर देंगी, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी में मॉइस्चर की स्कार्सिटी हो गई थी उससे वो बच सकते हैं गर्मियों में, और या फिर बोल सकते हो आप कि लो मॉइस्चर जितना भी था उसकी वजह से तो वो बच सकते हैं उससे। अब तीसरी बात करते हैं हम तीसरे फैक्टर की, दैट इज लाइट। तो हमारे तीन तरह के इंसेक्ट होते हैं। पहला है मैटिनल इंसेक्ट। मैटिनल इंसेक्ट्स क्या होते हैं, वो इंसेक्ट जो हमेशा एक्टिव रहते हैं सुबह सुबह वाली मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है, जिसको हम डाउन बोल सकते हैं। दूसरे अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो वो हैं
क्रैप्स्यूलर इंसेक्ट हमेशा एक्टिव रहते हैं डस्क टाइम पे। डस्क मीन्स होता है इवनिंग, शाम के टाइम पे जो इंसेक्ट एक्टिव होते हैं उनको क्रैप्स्यूलर इंसेक्ट बोलते हैं। नॉक्टर्नल इंसेक्ट का मतलब होता है हमारा वो इंसेक्ट जो कि रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, उन्हें हम नॉक्टर्नल इंसेक्ट बोलेंगे। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट क्या शो करते हैं। तो इंसेक्ट हमेशा फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है द रेस्पॉन्स और द ग्रोथ मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू लाइट। ठीक है, तो हमेशा इंसेक्ट आपने देखा होगा जो कीड़े मकोड़े हैं वो लाइट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो वो क्या है, वो एक ऐसा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोल सकते हैं आप उसको, जब वो लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं। और अगर वो लाइट से अवे मूव कर रहे होते तो उसको हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बोल सकते हैं। तो जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है लाइट पे। अब लाइट या फिर फोटो पीरियड वो इन्फ्लुएंस कर सकता है इंसेक्ट के अंदर डाइपॉज इंडक्शन को। डाइपॉज इंडक्शन का मतलब सिमिलर था बिल्कुल हाइबरनेशन या एस्टिवेशन की तरह, बस इसमें क्या आ जाएगा कि ये लाइट या टेम्परेचर की वजह से होता है। टेम्परेरीली अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बंद कर देना ताकि एनर्जी खर्च ना हो जाए उनकी बॉडी में से, और वो आराम से उस एरिया में रह सके जहाँ पे लाइट है। तो उनकी एक तरह से रेस्टिंग स्टेज होती है, और ये बहुत सारे स्पीसीज में, इंसेक्ट की स्पीसीज में देखा जाता है। अब लाइट की वजह से इंसेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इंसेक्ट की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लाइट की वजह से उनके ओरिएंटेशन पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे जो इंसेक्ट हैं हमारे, वो लाइट की ओर पीठ करके तब अपना रास्ता देखते हैं और माइग्रेशन या मूवमेंट करते हैं। बट आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से क्या है, उनका ओरिएंटेशन डिस्टरप्ट हो जाता है, यानी कि वो अपने रास्ते से भटक सकते हैं। दूसरा है उनके एक्टिविटी पैटर्न्स, जैसे खाना ढूंढने के लिए जाना या रिप्रोडक्शन के लिए मेटिंग्स या मेट्स ढूंढना, तो उनके एक्टिविटी पैटर्न्स पे भी लाइट इफेक्ट डालती है। तीसरा है हमारा अंडे देने का प्रोसेस। तो एग लेइंग में या ओवी पोजीशन के टाइम पे भी लाइट इफेक्ट डाल सकती है या फिर उनके बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बेक्स मोरी नाम का इंसेक्ट है, इसके एडल्ट्स बहुत ज़्यादा बड़े दिनों में, यानी कि लाइट बहुत ज़्यादा रहेगी जब बड़े दिन रहेंगे तो ऐसे टाइम पे वो कैसे अंडे देते हैं, डाइपोजिंग एग्स, जो कि इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं और टेम्परेरी प्रेजेंट रहेंगे। आफ्टर अ टाइम वो डोमिनेंसी से हट जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एफिड्स तुम्हारे सीजनल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। जैसे जैसे फोटो पीरियड चेंज होता रहता है उस हिसाब से वो अपना सीजनल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। अगर हम बात करें कि वो सेक्सुअल फॉर्म्स में फॉर्म होंगे या फिर वो एसेक्सुअल फॉर्म्स में, तो अगर छोटे दिन हैं, छोटे दिन का मतलब हो गया लाइट कम है, तो लाइट कम रहेगी तो वो सेक्सुअली फॉर्म करेंगे। और अगर लाइट ज़्यादा है मीन्स बड़े दिन है, लॉन्ग डेज हैं, तो वो ऐसी कंडीशन में एसेक्सुअल या फिर पार्थोजेनेटिक फॉर्म में फॉर्मेशन करेंगे। मोस्टली लेपिडोप्टेरियंस लाइक कॉटन बॉलवर्म या फिर रेड हेरी कैटरपिलर, जिसको आप RHC भी बोल सकते हो, ये अंडे देते हैं रात में अंधेरे में, इसीलिए हम इनको कैसे इंसेक्ट बोलेंगे, हमारे नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स। ओके, अब आते हैं चौथे फैक्टर पे। चौथा फैक्टर है हमारा रेनफॉल। रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे इंसेक्ट स्पीसीज के लिए, ठीक है। और इस टाइम पे ज़्यादातर एडल्ट का इमरजेंस मतलब एडल्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा निकलते हैं बारिश के मौसम में, जैसे कि कटबॉल वॉर्म्स हो गए या फिर रेड हेरी कैटरपिलर्स हो गए। अब रेनफॉल का इफेक्ट क्या पड़ता है, अब देखिए नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है रेनफॉल का और पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। मैंने ये मिक्स करके लिखे हुए हैं तो मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताती हूँ। तो अगर हैवी रेनफॉल हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ इंसेक्ट के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल एफिड्स, डायमंड ब्लैक मॉथ, ठीक है। ये दो तरह के कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा साइज में छोटे होते हैं। मेनली हैवी रेनफॉल छोटे साइज के इंसेक्ट के लिए ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि वो उनको बहा के लेके जा सकती है रेनफॉल, या फिर उनको मार भी सकती है। अगर लो रेनफॉल हो रहा है तो उसकी वजह से थ्रिप्स का बढ़ना ज़्यादा हो सकता है, तो वो हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, रेनफॉल हमारे लिए रेनफॉल ब्रीडिंग ग्राउंड्स बना लेती है मॉस्किटोज के लिए। लाइक बहुत ज़्यादा अगर बारिश पड़ेगी
तो बारिश का पानी जो है स्टोर भी हो जाएगा, और बारिश का पानी जहाँ जहाँ स्टोर रहेगा वहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं, ब्रीडिंग साइट्स बन जाती हैं, जहाँ पे मॉस्किटो का रिप्रोडक्शन बहुत ईजिली हो जाएगा और मक्खी मच्छर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी होगी, और हमने पिछले उसमें पढ़ा था ही कि ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहेगा तो उससे इंसेक्ट की ग्रोथ होने में या डेवलपमेंट होने में या फिर एग्स का डेवलपमेंट होने में बहुत आसानी रहती है। जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर रहेगा उतना ज़्यादा इंसेक्ट का इमरजेंस हमको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोचेज या फिर टर्माइट्स, वो ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर के टाइम पे ही निकलते हैं। आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम रहेगा तो दीमक बहुत निकलती है, कॉकरोचेस बहुत निकलते हैं हमारे घरों में, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, किसके लिए? इंसेक्ट के लिए, नॉट हमारे लिए। पॉजिटिव इम्पैक्ट में और पढ़ेंगे हम। रेनफॉल प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करती है। रेन जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो प्लांट्स आसानी से ग्रो कर जाते हैं, और प्लांट्स अगर बढ़ेंगे तो इंसेक्ट अपने आप बढ़ेंगे, क्योंकि उनका फूड सोर्स कौन है? प्लांट्स हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगी। हैवी रेनफॉल होने की वजह से इंसेक्ट की जो ग्राउंड नेस्टिंग साइट्स होती हैं, जैसे कि आंट हैं, चींटियाँ अपना ग्राउंड नेस्ट बनाती हैं या फिर नेस्टिंग एरियाज बनाती हैं, ठीक है। तो ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से उनका जो नेस्ट है या फिर उनका जो गैलरी बोल सकते हो आप, गैलरी है, वो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी, तो उनकी वजह से मॉर्टेलिटी बढ़ सकती है। तो उनके लिए ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विंड। विंड किस तरीके से इंसेक्ट के डेवलपमेंट या सर्वाइवल पे इफेक्ट डालती है। विंड की वजह से देखो आसानी क्या है, विंड हेल्प भी करती है उनको। कैसे हेल्प करती है? इंसेक्ट का जो डिस्पर्जल है, यानी कि जो फैलना है इंसेक्ट का, वो हवा की मदद से बहुत आसानी से हो सकता है। जैसे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, लाइक एफिड्स हो गई, थ्रिप्स हो गई, वो हवा की मदद से आसानी से उड़ सकते हैं। दूसरा है फिजिकली मूव करने के लिए हेल्प करती है एयर या फिर विंड, ठीक है। तो फिजिकली वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं हवा की मदद से। तीसरा है हवा या फिर विंड उनको फीडिंग के लिए, मेटिंग के लिए और ओविपोजिशन, फीडिंग मतलब खाना, खाने के लिए, मेटिंग्स या फिर मेट्स ढूंढने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एंड ओविपोजिशन अंडे देने के लिए भी हेल्प करती है। विंड कैरीज विटल केमिकल सिग्नल्स, ऑर्डर्स फ्रॉम फूड एंड मेट्स। अब देखो विंड है तो उसकी वजह से क्या है, जो भी स्मेल होती है या ऑर्डर होती है जो कि एक्ट करते हैं इंसेक्ट के लिए एज अ केमिकल सिग्नल्स, ठीक है। तो वो हवा की मदद से इधर उधर फैल जाएंगे, जिससे कि और दूसरे इंसेक्ट को आसानी रहेगी अपना खाना ढूंढने के लिए और अपना दूसरा मेट ढूंढने के लिए। या फिर हवा ऑर्डर की हेल्प से या स्मेल की हेल्प से इंसेक्ट को गाइड करने में भी काम आती है। लाइक इंसेक्ट एक साथ जा रहे हैं तो उनको स्मेल से पता चल जाता है कि हमें किधर जाना है, या फिर हमको अपनी लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। बट ऑल्सो यूजेज नेचुरल बैरियर्स टू क्रिएट विंड शेडोज वेयर इंसेक्ट कैन लैंड एंड फीड। बट तुम्हारे जो इंसेक्ट हैं उनके लिए एक नेचुरल बैरियर का काम भी करती है हवा। किस तरीके से? देखिए, हवा है तो हवा की वजह से जो छोटे छोटे इंसेक्ट रहेंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो उनको मेटिंग में या फिर फीड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो विंड क्या करती है? विंड शेडोज की तरह एक्ट करती है इंसेक्ट के लिए। विंड एक्ट इन क्रॉस पॉलिनेशन इन प्लांट्स में पॉलिनेशन कराने के लिए भी काम करेगी, क्योंकि इंसेक्ट का काम ही होता है क्रॉस पॉलिनेशन कराना, और हवा की मदद से वो उड़ के क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं प्लांट्स में। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें विंड की, ये तो हमारे सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे, ठीक है। अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स बहुत ज़्यादा हैं, लाइक बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा, इंसेक्ट को उड़ने में डिफ़िकल्टीज आएंगी, या फिर उनको फोर्सली कहीं से कहीं जाना पड़ जाएगा, ठीक है। और फीडिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनका खाना पीना रुक सकता है, या फिर जहाँ पे वो रेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर रिप्रोडक्शन में भी उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन कॉज टू इंक्रीज मोर्टेलिटी रेट। अब बहुत ज़्यादा ही तेज तगड़ी हवा चल रही है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा, मर जाएंगे वो,
मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से डिस्प्लेस हो जाते हैं वो अपनी हैबिटाट से, मतलब जहाँ पे उनको रहना है अपने साथियों के साथ, वो उस आंधी तूफान की वजह से, तेज़ तेज़ हवाओं की वजह से वहाँ से डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपने एरिया से कहीं और दूर एरिया में पहुँच जाते हैं, ठीक है, या फिर अपने बोल सकते हो फूड सोर्सेज से दूर चले जाते हैं। आगे है हमारा वाटर करंट, दूसरा फैक्टर। इसमें दो तरह के वाटर्स आएंगे, या तो स्टैंडिंग वाटर या फिर रनिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर क्या है, वो पानी जो कि रुका हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में मॉस्क्यूटोज का मल्टीप्लिकेशन बहुत रोल प्ले करता है। अगर रुका हुआ पानी है या फिर आप बहुत ज़्यादा पानी को स्टोर करके रखते हो बहुत टाइम तक, तो उसमें क्या है, मक्खी मच्छर या मोस्टली मॉस्क्यूटोज ही, मच्छर ही बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और बहुत ज़्यादा फैलने लग जाते हैं। रनिंग वाटर की बात करें, यानी कि बहता हुआ पानी, तो उसमें ओडोनाटा या फिर कैडिश फ्लाइज, इनका मल्टीप्लिकेशन या इनका रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में मैंने फूड बोला था, आपको फूड की बात करी थी, तो इंसेक्ट हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब है कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, खुद इंसेक्ट दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपना फीडिंग के लिए। सो मोस्टली वो अपना खाना खाने के लिए प्लांट्स पे या फिर क्रॉप्स पे डिपेंड रहते हैं और एक्ट करते हैं एज अ इंसेक्ट पेस्ट। अब उनकी फूड की क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी डिपेंड करती है कि वो कैसा खाना खा रहे हैं, कैसी क्वालिटी में फूड ले रहे हैं, कैसी क्वांटिटी में फूड ले रहे हैं, तो वो उनके लिए इम्पोर्टेंट कैसे है, उनके सर्वाइवल, उनके डिस्ट्रप्शन, उनके रिप्रोडक्शन, उनकी डेवलपमेंट और उनकी लॉन्गेटिविटी पे। क्वांटिटी ऑफ फूड, अगर बहुत ज़्यादा इंसेक्ट की पॉपुलेशन है बट उस एरिया में फूड की कमी है, खाने की बहुत ज़्यादा कमी है, शॉर्टेज है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और कंपटीशन बढ़ा खाने के लिए तो वहाँ पे इंसेक्ट की मृत्यु हो जाएगी, मॉर्टेलिटी रेट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर खाने की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है खाने की, तो ऐसे में पैरासाइटॉइड्स भी आ जाएंगे, प्रेडेटर्स भी आ जाएंगे, और पैरासाइटॉइड और प्रेडेटर उनके ऊपर रहेंगे, उनके ऊपर फीड करेंगे, उनके ऊपर सरवाइव करेंगे और इंसेक्ट को क्या बना लेंगे, अपना होस्ट बना लेंगे, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी ऑफ फूड। ये डिपेंड करता है कि प्लांट में कौन सा न्यूट्रिशन अवेलेबल है, ठीक है। तो हर एक फसल की अलग वैरायटी होती है और हर फसल में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशनल स्टेटस प्रेजेंट रहते हैं, तो उन अलग अलग तरह के न्यूट्रिशनल स्टेटस की वजह से इंसेक्ट की हेल्थ पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये हमारा एबायोटिक फैक्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे का टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंसेक्ट डेवलपमेंट, जो कि हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ज़्यादा अच्छी लगी है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ये आपको नोट्स के साथ वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।